नमस्कार दोस्तों, आपका अपना परिवार टीएफसी क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे है मेरे भाई? उम्मीद करते हैं आप लोग का पढ़ाई लिखाई एकदम मजे में आ रहा होगा। एकदम मजे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस एकदम जोरदार तरीके से लगा रहे हैं, तैयारी वगैरह अच्छा हो रहा है। चलिए अच्छा है। आज आप लोग का एएलपी का आंसर किया गया है। आप लोग अपना नंबर देख ही लिए होंगे। चलिए बहुत अच्छा, उम्मीद करते हैं अच्छा नंबर आप लोग का आया होगा। और जिनका नंबर अच्छा आया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनका नंबर अच्छा नहीं उठा हो वो कृपया कर हताश ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम में नंबर नहीं उठने से सारा का सारा एग्जाम खराब हो जाएगा। हिम्मत बना के रखिए और लगन मेहनत से आगे वर्क करते रहिए। पढ़ाई को और जोरदार तरीके से लगाइए, दुगना तिगना एफर्ट से पढ़ाई कीजिए। और आगे और भी रेलवे का बहुत सारा एग्जाम आपका बाकी है, जैसे टेक्नीशियन है, आरपीएफ है, और आपका एनटीपीसी आने वाला है, डेट वो है। उसके बाद ग्रुप डी का एग्जाम है। तो आप लोग हताश नहीं होइएगा, आगे और भी रेलवे के बहुत सारा एग्जाम है। आप लोग बस इतना ध्यान रखिएगा कि अब की बार जो है वो ये गलती ना करे जो ये गलती अभी हुआ है हम लोग से, यानी एएलपी में जो हमने गलती किया है ये दोबारा हम लोग गलती ना करें। क्लियर है ना? तो आप लोग एफर्ट लगाए रखिए, दुगना तिगना एकदम चौगना अपना एफर्ट दीजिए और तैयारी को एकदम जोरदार तरीका से आगे बढ़ाइए। प्रैक्टिस एकदम करते रहिए, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर है? चलिए, हम लोग ने पिछले वीडियो में टेक्नीशियन एनटीपीसी से रिलेटेड जो था, जो रेलवे स्पेशल में प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग ने किया था। चलिए, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा। आ जाइए, हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 चालू करेंगे। प्रैक्टिस सेट 2 को देखा जाए। आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, क्या कहा जा रहा है कि एक आदमी 430 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रूप से रेल द्वारा और आंशिक रूप से जहाज द्वारा पूरी करता है। कह रहा है क्या 430 किलोमीटर की जो दूरी है वो रेल से भी तय करता है और कुछ जहाज से तय करता है। उसके आगे क्या लिखा है कि वह जहाज से 10 घंटे अधिक समय खर्च करता है। जहाज से वो 10 घंटा ज्यादा खर्च करता है। यदि जहाज की गति 25 किलोमीटर पर घंटा है और रेलगाड़ी की गति 65 किलोमीटर पर घंटा है तो जहाज से कितनी दूरी तय करता है। कह रहा है क्या कि जहाज पे जो है वो रेलगाड़ी से 10 घंटा ज्यादा टाइम लगाता है। यहां जहाज का गति दे दिया है, यहां रेलगाड़ी की गति दे दिया है, तो पूछा गया जहाज से कितनी दूरी तय करता है। आइए ध्यान दिया जाए, यहां पर जो लिख रहा है कि 10 घंटा अधिक तय करता है, किससे? जहाज से। और टोटल जो डिस्टेंस है वो हम लोग का 430 है। तो डिस्टेंस बराबर हम लोग को पता है चाल गुने समय। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। यहां पर दिखाई दे रहा है रेलगाड़ी से 65 किलोमीटर पर घंटा। इसमें मान लेते हैं कि टी टाइम चला होगा, 65 किलोमीटर के चाल से टी टाइम चला होगा। उसके बाद 25 किलोमीटर के चाल से जहाज से चला है, जो टाइम लिया गया कितना? टी प्लस 10 आवर। ये दोनों चल दिया। रेलगाड़ी से चले हम लोग इतना डिस्टेंस, जहाज से चले इतना डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस हम लोग का कितना है? तो 430 है। बस इतना ही करना है। इसके बाद यहां से कैलकुलेशन कीजिएगा, टी का वैल्यू निकल के आएगा, टी पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर सामने। यहां सॉल्यूशन कीजिएगा तो 25 टी और 65 टी और 25 टी, यहां हो जाएगा आपका 90 टी, और बराबर 25 गुना 10 250, 250 उधर लेके चले जाइएगा तो ये घट जाएगा, 250 इधर आ जाएगा, 90 टी बराबर 081 यानी 180, 9 दूना 18, टी बराबर निकल के आ गया 2। टी बराबर कितना निकल के आ गया? 2। और वो पूछा हम लोग से क्या गया है? जहाज से कितनी दूरी तय किया, तो जहाज से यही डिस्टेंस है
तो यहां पर लगा दीजिए 25 गुना 10 और 2 12 यानी 25 12 300 किलोमीटर। और यही हम लोग का ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 आंसर आ गया। क्लियर है ना? यहां पर क्या किए, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, बस चाल गुना समय बराबर आपका दूरी, एक लाइन में आंसर आपके सामने आ जाएगा। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एक बिक्री, यहां पर है, अगर एक बिक्री 2500 रुपया के अंकित मूल्य पर 30% की छूट मिलती है। 2500 रुपया के अंकित मूल्य पर पहले दिया है 30% छूट मिलती है, लेकिन बिक्री केवल 1400 रुपया की गई, मतलब 1400 रुपया का ही खरीदारी हुआ, तो ग्राहकों को कितने अतिरिक्त छूट प्रतिशत मिलता है? पहला छूट आपको क्या परसेंट दिखा रहा है? 30%। और यहां पर देखिएगा तो बिक्री लेवल कह रहा है 1400 रुपया है, मतलब ये कि 1400 रुपया फाइनल जो है वो एसपी निकल के आया, जिसमें बता रहा है कि पहला छूट आपका 30% है और आपसे पूछा गया दूसरा छूट बताइए। क्लियर है ना? कौन सा छूट पूछा गया है? अतिरिक्त छूट, मतलब दूसरा छूट। तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 2500 मार्क प्राइस है, पहले 30% का छूट दिया है, बचा 70% यानी 7/10 गुना एक और छूट जो है वो यहां पर ले लीजिए 100 माइनस x और बटा 100, और ये फाइनल एसपी जो हम लोग का है वो 1400 है। बस यहां से सॉल्यूशन कर दीजिए, ये हम लोग को आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहां 2 0 से 2 0 इधर काट लीजिए और इधर हो जाएगा 5 5 25 और 5 दूना 10, और कहीं कटने लायक जगह यानी 7 दूना 14, और कोई कटने लायक जगह तो है नहीं, इसको डायरेक्ट गुना कर लीजिए। अब 5 से इधर गुना हो जाएगा तो 5 से इसको गुना कीजिएगा तो 5 गुना इधर आ जाएगा 100 माइनस x बराबर 100 दूना 200, 200 और 2 यानी 400। 500 गुना इधर हो जाएगा, 5 से गुना कीजिएगा 100, x इधर चला जाएगा यानी कि 5x बराबर आपका निकल के आ जाएगा 100, तो x बराबर यहां निकल के आएगा 20। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है ये यही पूछा गया है कि अतिरिक्त छूट क्या है, तो अतिरिक्त छूट हम लोग का निकल के आ गया 20%, और ये है ऑप्शन नंबर 2। ये है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है ना? ये इसमें क्या पूछा गया था कि 2500 रुपया मार्क प्राइस है, जिसमें पहला छूट आपका 30% दे रखा था। आपसे दूसरा छूट के बारे में पूछा गया, फाइनल हम लोग का एसपी 1400 है। क्लियर है? बस यहां पर सेट कर दीजिए 2500 7/10 100 माइनस x/100, और बाकी कैलकुलेशन आपके सामने है, आंसर 20%। क्लियर है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा, कह रहा है क्या, एक व्यक्ति अपनी पूंजी के 2/7वें हिस्से को वसीयत अपनी पत्नी के नाम पर करता है। पूरा वसीयत, पूरा जो है कमाई का 2/7 भाग जो है वो अपनी पत्नी के नाम किया, शेष पूंजी का 1/3 वसीयत अपने पुत्र के नाम किया, शेष बची हुई पूंजी अपने 3 पुत्रियों में बराबर बराबर बांट देते हैं। यदि प्रत्येक पुत्री को पुत्र के हिस्से के 2/3वें हिस्से के बराबर, अच्छा, और यहां पर लिखा है प्रत्येक पुत्री को 20,000 रुपया मिलते हैं, तो उस वसीयत की कुल पूंजी कितनी है? कहना क्या चाह रहा है कि एक व्यक्ति जो है अपने पूरा कमाई का कुछ पहले हिस्सा पत्नी के नाम किया, जो कितना है 2/7, उसके बाद फिर पैसा बचा उसके पास जो पैसा बचा उसका 1/3, बची हुई राशि का 1/3 पुत्र को दिया, फिर वहां से फिर पैसा बचा है, तो वहां से जो पैसा बचा उसका कह रहा है क्या कि शेष बची हुई राशि में 3 पुत्रियों में बांटा, जो बचा है पुत्र को देने के बाद वो पुत्री में तीनों में बांट दिया। कह रहा प्रत्येक पुत्री को पुत्र का 2/3वें हिस्से के बराबर पैसा मिला, और पुत्री को कितना मिला है? तो 20,000 रुपया मिला है। क्लियर है? चलिए यहां पे सॉल्यूशन कैसे किया जाए, ये डायरेक्ट आप अप्लाई कर दीजिए 2/7 और इधर 1/3, और यहां पर दिखाई दे रहा है 2/3, ये 3 आपका वैल्यू जो है इसमें 7 3 3। हम लोग बाय प्रोसेस अगर इस क्वेश्चन को बनाने जाएंगे ना तो बहुत लंबा खींचेगा,
जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कारगर है नहीं। तो इसको करना क्या है कि ये वाला देखो जो दिखाई दे रहा है वैल्यू 7, 3 और 3, इसका डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद जो आएगा ये एलसीएम आ जाएगा 21, और ये एलसीएम जो है इसी को हम लोग टोटल मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? टोटल। इसको क्या कर लेते हैं? टोटल मान लेते हैं। कोई दिक्कत? तो टोटल हम लोग के पास 21 यूनिट हो गया, जिसमें पहला जो है वो किसको दिया है? तो पत्नी को, पत्नी को। उसके बाद किसको दिया है? पुत्र को। उसके बाद किसको दिया है? पुत्री को। क्लियर है ना? पहला जो वसीयत का कह रहा है क्या, टोटल 21 का 2/7 दो दे दिया पत्नी का, तो 2/7 अगर दिया है तो यहां से काटिएगा तो 7 या 21, 3 दूना 6। उसके बाद टोटल का कह रहा है क्या, टोटल का नहीं, अब है जो शेष का। टोटल का 2 यहां पर लिख दिया था, टोटल का 21 का 2/7 जो है पत्नी को दे दिया है, तो 7 या 21, 3 दूना 6। अब कह रहा है क्या, 6 दे दिया हम पत्नी को, उसके बाद जो बचा है राशि उसी का 1/3 जो है वो पुत्र को दिया। तो बचा हुआ राशि कितना है? 6 हटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 15, और 15 का 1/3 ये हमको मिल गया 5, अर्थात पुत्र को कितना दिया गया है? 5। क्लियर है? अब टोटल हम लोग के पास खत्म कितना हुआ? तो 6 और 5 11 हम लोग के पास खत्म हो गया है। अब बचा कितना? तो बचा है 10। बचा कितना? 10। और ये 10 जो है, यही 10 को बोला है कि तीनों बेटी में बांटा गया। तो यही 10 को किस में बांटा गया? तीनों बेटी में। अब प्रत्येक का जो वैल्यू है वो यहां पर दिखा रहा है कितना? 20,000 रुपया। प्रत्येक का वैल्यू कितना है? 20,000। तो बांटना इसको कितना में है? 3 लोग में। तो यहां 10 बटा आप 3 कर दो और बराबर में यहां ले लो, कितना हो जाएगा ये? 20,000। तो यहां 10/3 यूनिट बराबर आपका दिखा रहा है 20,000। इसको काटिएगा तो ये 10 से इधर कट जाएगा, इधर आ जाएगा 2,000, और ये 1 यूनिट बराबर निकल के आ गया 3 दूना 6,000। और हम लोग से पूछा है कि कुल पूंजी व्यक्ति का कुल पूंजी कितना है? तो कुल पूंजी हम लोग ने कितना लिए थे? 21 यूनिट लिए थे। तो 21 छक 126, और 126 पे कितना जीरो आ जाएगा? ये 3 जीरो, ये हम लोग का कितना जीरो आ जाएगा? 3 जीरो आ जाएगा, और यही हम लोग का आंसर है। और ये ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। कहना क्या चाह रहा था? कह रहा था क्या कि अपने पूंजी का 2/7 हिस्से जो है अपनी पत्नी के नाम करता है, शेष 1/3 जो है हिस्से वसीयत अपने पुत्र के नाम कर देता है। कहने का मतलब क्या था? टोटल पूंजी का 2/7 जो है वो पत्नी को दिया, फिर उसके बाद उसके पास पैसा बचा, वो उसमें से कुछ पैसा पुत्र को दे दिया, फिर उसके पास बचा, वो बचने के बाद जो बचा वो यहाँ पुत्र को देने के बाद जो बचा वो पुत्री में बांट दिया। पुत्री का एगो था, उसका 3 गो था। क्लियर है ना? और प्रत्येक पुत्री को दिखा हुआ है कि यहाँ 20,000 दिया गया। यहां से हम लोग क्या किए हैं कि नीचे वाला का एलसीएम निकाल लिए हैं। बटा के केस में कभी भी वैल्यू हो तो डायरेक्ट हम लोग नीचे वाला को टोटल मान सकते हैं। तो यहाँ नीचे वाला जो था तो 3, 7, 3, तो उसको हम लोग क्या किया? एलसीएम लेके यानी टोटल ले लिए। बाकी आप लोग के सामने ये वैल्यू पुट किया गया है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्या कह रहा है कि 2 ट्रेन एक ही समय पर चलना शुरू करता है। ट्रेन ए 54 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत से चलते हुए शहर एम से शहर एन तक जाती है। कह रहा है क्या कि ट्रेन ए जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से चलते हुए शहर एम से एन तक जाती है, और ट्रेन बी शहर एन से शहर एम तक जाती है। दोनों शहरों के बीच की दूरी 960 किलोमीटर है। यदि दोनों ट्रेन 8 घंटे बाद एक दूसरे को पार करती है तो ट्रेन बी की औसत चाल क्या है? ये जो ट्रेन है यहां से चल रहा है ट्रेन ए, ये एम है, एम है ना? हाँ, और ये एन है। यहां से ट्रेन ए चलता है, यहां जाता है, और यहां से ट्रेन बी चलता है, यहां आता है। और दोनों के बीच का दूरी कितना है? 960 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी है। कहना क्या चाह रहा है कि यहां से जो चला है ए चला एम से,
और ये चलता है इधर से, दोनों कहीं एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। क्लियर है? यदि दोनों ट्रेन 8 घंटे बाद एक दूसरे को क्रॉस करती है, दोनों ट्रेन 8 घंटे बाद एक दूसरे को क्रॉस करती है, मतलब ये कि ट्रेन ए भी 8 घंटा चला है और ट्रेन बी भी 8 घंटा ही चला है, क्योंकि दोनों का टाइमिंग एक ही शो कर रहा है। 8 घंटे बाद एक दूसरे को वो क्रॉस कर जाती है। क्लियर है ना? तो एक ट्रेन जब यहां से चला था और एक ट्रेन यहां से चला था, कहीं बीच में आकर अगर मिलेगा तो ये 960 किलोमीटर तो पूरा चल दिया होगा। दोनों ट्रेन को अगर एक साथ देखिएगा, एक जगह पर देखिएगा, तो इसने यहां से यहां आने में कुछ डिस्टेंस तय किया होगा और इसने यहां से यहां आने में कुछ डिस्टेंस तय किया होगा और ये दोनों ट्रेन यहां आकर मिल लिया होगा। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिलाकर हम लोग को पूरा 960 किलोमीटर हो जाता है। क्लियर है ना? तो जब ये हम लोग देख रहे हैं कि दोनों 8 घंटा ही चला है, तो ज्यादा झोल झाल करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यूज कर लीजिए। 8 घंटा 54 किलोमीटर इधर ले लीजिए, यानी कि 54 और गुना 8 घंटा प्लस दूसरा का चाल x ले लीजिए और ये भी 8 घंटा चलाइए और दोनों का डिस्टेंस कितना है? 960 किलोमीटर दोनों का डिस्टेंस मिलाकर हो जाएगा। क्लियर है ना? अब यहां से बस सॉल्यूशन कर दीजिए, आपका कैलकुलेशन ओवर हो चुका है। 8 चौक 32 की 2 हाथ में 3 और 8 पचे 40 और 3 43 और प्लस इधर हो जाएगा 8x बराबर आपका 960। इधर ले जाके घटाइएगा तो ये 8x बराबर हो जाएगा 10 2 8 5 3 2 और इधर आ जाएगा 5। इधर काटिएगा 8 छक्का 48 8 छक्का 48 x बराबर 66 किलोमीटर पर आवर और यही हम लोग का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 देख लीजिए, समझ में आया होगा। ज्यादा झोलझाल कीजिएगा, कैलकुलेशन आप लोग को बढ़ा देगा। बस सिंपल तरीका से क्या समझना है हम लोग को कि 960 किलोमीटर यहां पर बीच का दूरी दिखा रहा है। एक ट्रेन यहां से इधर आया है, एक ट्रेन इधर यहां से इधर आया है और बीच में कहीं आकर मिल लिया है। तो ये भी डिस्टेंस तय किया है, इधर भी डिस्टेंस तय किया है और दोनों मिलकर हम लोग को कितना डिस्टेंस तय कर दिया है? तो 960 किलोमीटर दोनों मिलकर तय कर चुका है। क्लियर है ना? बस दोनों को ले लीजिए, 4 गुने समय, 4 गुने समय बराबर 960। आप लोग के आंसर सामने है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है क्या? 2 बाइनरी संख्या इतना और इतना के बीच का अंतर। अच्छा, 2 बाइनरी संख्या के बीच का अंतर आपसे पूछा गया है। यहां पर आ जाइए, पहले संख्या को लिखिए और नंबर में पहले चेंज कीजिए। 4 जीरो है, इधर है 1 1 1 1 0 0 1। सबसे पहले तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो बाइनरी नंबर से वैल्यू यानी संख्यात्मक मान में हम लोग कैसे जाते हैं, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। संख्यात्मक मान में कैसे जाइएगा? बाइनरी से अगर संख्यात्मक मान में जाना हो तो 2 पे पावर 0 से चालू कीजिएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। तो ये 0, ये आपका 0 हो गया, 1 2 3 और ये 4, अर्थात 2 पे पावर 4, ये 5 6 और ये 7, ये हो जाएगा 2 पे पावर 7। ये 2 पे पावर 7 निकल के आ गया भाई मेरे 128 और 2 पे पावर 4 जो निकल के आ गया ये आ गया 16 और इधर हम लोग का काम खत्म है क्योंकि 0 हो चुका है। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, 28 और 16 निकल के आ जाएगा 44, 144 इधर आ गया। यहां से निकालिएगा तो ये 2 पे पावर 0, तो 0 यहां हो जाएगा, 1 2 और ये 3 हो गया, यानी 3 का मतलब है 2 पे पावर 3, ये 4 4 का मतलब है 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, ये 2 पे पावर 5 और ये आ जाएगा 2 पे पावर 6। क्लियर है? अब इसको जोड़ दीजिए, ये 2 पे पावर 6 जो है वो निकल के हम लोग का आ जाएगा 64 और प्लस 2 पे पावर 5 32 और ये आ गया 16 और इधर हो जाएगा 8 और 2 पे पावर 0 का मतलब है 1। यहां से जोड़िएगा तो निकल के आ जाएगा 60 और 30 90, 90 और 10 100, 100 100 100 हो गया, 100 और 10 यानी कि 110, 110 8 और 2 10 और 1 11 यानी कि 121।
144, इसको जोड़िएगा तो निकल के आ जाएगा कितना 121। 144 में से 121 घटा लीजिए, इधर हम लोग का बच गया कितना 23। अब यहां पर देखिएगा ये 23 जो संख्या है उसका बाइनरी कौन सा नंबर हो सकता है। तो पहला तो तरीका है क्या कि बाइनरी नंबर कन्वर्ट करने का जो तरीका है क्या कि 2 से इसको भाग देते चले जाइए, 2 से भाग देते जाइए। और ये तरीका क्या है कि 23 2 से भागा दीजिएगा, 11 दूना 22, 1 बच गया, 2 से भागा दीजिएगा 5, 1 बच गया, 2 से भागा दीजिएगा 2 दूना 4, 1 बच गया, और 2 से भागा दीजिएगा 2 1 कम 2, और ये हो गया 0। बाइनरी नंबर लिखिएगा नीचे से ऊपर की ओर, अर्थात 10111, और यही आपका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है ना, समझ में आया होगा। यहां से क्या किया हम लोग कन्वर्ट किए संख्या में, इसको भी संख्या में कन्वर्ट किए, इसका वैल्यू 101 है, दोनों को घटाएं तो हम लोग के बीच का क्या वैल्यू आ गया 23 आ गया। और क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है कि इसके बीच का अंतर क्या होगा। तो यहाँ 23 से फिर से बाइनरी में पूछा गया है, तो बाइनरी निकालने का तरीका क्या है कि किसी भी संख्या को बाइनरी निकालने का तरीका है उसे 2 से भाग देते चले जाइए, और जब भाग देने के बाद यहाँ रिमाइंडर लिखते जाइएगा, और जब भी आंसर लिखिएगा बाइनरी वाला वो नीचे से ऊपर की ओर लिखिएगा। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है क्या कि राघव द्वारा 12 परीक्षाओं में प्राप्त औसत अंक 24 है। जुवेदा ने अब तक के 23 औसत अंक प्राप्त किए, लेकिन उसने केवल 9 परीक्षा दी। पहला तो राघव है, तो राघव के बारे में क्या बोला जा रहा है, राघव के बारे में बोला जा रहा है कि इसने 12 परीक्षा में 24 के हिसाब से अंक प्राप्त किया है। तो 12 4 48, 12 दूना 24 और 4 28, यानी कि 288 अंक इसने प्राप्त किया। आगे कह रहा है क्या कि जुवेदा ने 23 के हिसाब से, जुवेदा ने 23 के हिसाब से 9 ही एग्जाम दिया था, तो 23 नंबर कितना आ जाएगा 207। इसने इतना अंक प्राप्त किया। आगे लिख रहा है क्या, और यदि प्रत्येक परीक्षा में 30 अंक दिए गए हो तो जुवेदा को शेष तीनों परीक्षा में, यानी लास्ट में देखिएगा जुवेदा के पास 3 एग्जाम बच गया है। इसने पहले यह राघव जो है 12 एग्जाम दिया था और जुवेदा ने 9 एग्जाम दिया है, तो 3 एग्जाम इसके पास है। कह रहा है क्या सब में आपको 30 नंबर दिया जाता हो तो शेष 3 परीक्षाओं में कम से कम कितने अंक जरूरी प्राप्त करने होंगे ताकि वह राघव को प्रदर्शन का मुकाबला करने का मौका पा सके। सिंपल वे में कहता क्या है कि जितना आपका राघव का अंक आया है, मुकाबला कब कीजिएगा, किसी से मुकाबला तभी कर सकते हैं ना जब उसके समान आइएगा। जब नीचे आ जाइएगा तो मुकाबला तो कोई बात ही नहीं रहा, जब तक समान नहीं आएगा जब तक मुकाबला नहीं होगा। तो यहां सबसे पहला क्या चीज है कि राघव के समान वैल्यू करना है। तो इसको कितना और चाहिए था, तो इसमें से इसको घटा लीजिए तो ये निकल के आ जाएगा 1 और 8, यानी 81 अंक चाहिए। जिसमें एक चीज और क्या बोला कि प्रत्येक परीक्षा में 30 अंक दिए गए हैं, मतलब 30 अंक दिया गया है, और हम लोग को लाना अब कितना है 81 अंक लाना है। तो बोला है कि इसमें कम से कम कितना दिया गया है। तो 30 अंक में इसको पहले बांट दीजिएगा, तो 30 अंक, क्योंकि 3 विषय है, पहला विषय 30 अंक, फिर दूसरा में 30 अंक, बाकी मेरे पास बच गया कितना 21 अंक और चाहिए। सब में यदि 30 अंक लाना हो, सब में कितना लाना है 30 अंक, तो जिसमें 2 विषय में 30 दे दिए, बाकी लास्ट में मेरे पास कितना बच गया 21 अंक। यानी कम से कम जो आपसे पूछा गया कि कम से कम कितना अंक आना चाहिए, तो 21 अंक आना चाहिए। क्लियर है ना। चलिए ऑप्शन नंबर कितना आ गया हम लोग का, ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ा जा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शंकु का आधार का क्षेत्रफल 64 पाई है। आधार का क्षेत्रफल, शंकु का आधार, शंकु तो सबसे पहले देखिए कि किस तरीका का होता है। शंकु जो है वो इस तरीका का होता है, और शंकु का जो निचला भाग है इसे हम लोग वृत्त कहते हैं। जो शंकु बनता है उसका निचला जो भाग होता है वो वृत्ताकार होता है। कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो यहां पर लिखा क्या है कि आधार जो ये है इसका क्षेत्रफल जो है वो 64 पाई है। एरिया कितना है 64 पाई।
तो वृत्त का एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 64 पाई, ये से ये कैंसिल, आर बराबर यहाँ पर 8 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है? अब बोल रहा है क्या, इसकी तिरछी ऊंचाई जो है वो 17 सेंटीमीटर है, इसकी तिरछी ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है। तिरछी ऊंचाई ये कितना दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, और ये आपका निकल के आ गया 8 सेंटीमीटर। तो 17 8 देखिए तो एक समकोण त्रिभुज आपका बन गया। ये कैसा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में ये ट्रिपलेट वैल्यू है, 17 8 ये 15 हो जाएगा, 17 8 15 यानी 15 8 17 एक ट्रिपलेट वैल्यू होता है। क्लियर है ना? तो इसका हाइट जो निकल के आ गया, हाइट कितना आ गया 15 सेंटीमीटर हाइट आ गया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? शंकु को ठोस गोला प्राप्त करने के लिए, शंकु को ठोस गोला प्राप्त करने के लिए फिर से तैयार किया गया है, यानी कह रहा है क्या, शंकु से हमको ठोस गोला प्राप्त करना, शंकु से हम लोग को ठोस गोला प्राप्त करना है। तो ध्यान रहे कि 3D फिगर में कभी भी ऐसा कंडीशन आए, 3D फिगर में कभी भी ऐसा कंडीशन आए कि एक फिगर से दूसरे फिगर में कन्वर्ट करना हो तो दोनों का आयतन बराबर कर दीजिएगा। 3D फिगर में एक फिगर से दूसरे फिगर में यदि कन्वर्ट करना हो तो दोनों का आयतन बराबर कर दीजिएगा। क्लियर है? चलिए दोनों का आयतन बराबर कर दीजिए। आयतन होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हम लोग का गोला हो गया और ये हम लोग का शंकु हो गया। इसको काट कूट के बराबर कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ आर स्क्वायर जो दे रखा है ये हम लोग का 8 गुना 8, और हाइट हम लोग का निकल के आ गया, देखिएगा कितना है, तो ये 15 है, बराबर इधर है 4 गुना आर स्क्वायर, और एच जो है हम लोग का वो ठोस गोला का एच दिया हुआ है कितना, इस शंकु का ठोस गोला प्राप्त करने के लिए, सॉरी शंकु का जो आयतन है वही गलती लिखा गया है, पाई आर क्यू होगा, ये पाई आर क्यू होगा, पाई आर क्यू। तो पाई आर क्यू होगा, तो यहां पर 3 कर लीजिएगा। अब यहां काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 दूना 8, और आर क्यू बराबर 8 गुने 15 दूना 30, और आर बराबर क्या निकल के आ जाएगा, तो क्यूब कीजिएगा तो 8 जो है आपका क्यूब में है, तो ये 2 बाहर ले लीजिए, और 30 ये अंडर रूट में रह जाएगा, यानी आर का जो वैल्यू निकल के आ गया वो 2√30, ऑप्शन नंबर यहां पर 1 निकल के आ गया। क्लियर है? यहां पर क्या किया गया है, ये शंकु है, शंकु का बता दिया गया है कि हाँ आधार का जो है एरिया दिया हुआ था 64 पाई, यहां से हम लोग का आर निकल के आ गया, और तिरछी ऊंचाई 17 दिए हुए है, यहां से हम लोग हाइट निकाल लिए, हाइट यानी 15 आ गया, ट्रिपलेट वैल्यू से हाइट निकाल दिए। अब क्या कह रहा था कि शंकु को किस में कन्वर्ट कर दिया है, शंकु से हम लोग को गोला प्राप्त करना है। तो जब 3D ऐसा फिगर में, 3D फिगर में ये कंडीशन आए कि एक फिगर से दूसरे फिगर में जाना हो तो आयतन को बराबर कर दीजिएगा। आयतन हम लोग का बराबर हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 4/3 पाई आर क्यू। यहां से बाकी काट कुट कर दीजिएगा, रेडियस आपका बाहर आ जाएगा गोला का। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है क्या, 3 समान क्षमता के बोतल में दूध पानी का मिश्रण का अनुपात इतना दे रखा है। आगे कह रहा है क्या, तीनों बोतलों में से एक बड़ी बोतल खाली कर दिया गया, यानी तीनों बोतल जो है वो एक में डाल दिया गया है। नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है, नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत आपसे पूछा गया है। यहां पर ध्यान से जरा समझने वाली बात यह है कि 5 7 और 7:9, और तीसरा जो दिखा रहा है वो 2:1 जो दिखाया है, इसमें कह रहा है क्या कि तीनों का तीनों जो है ना ये बराबर है। यहां पर ध्यान से पढ़िएगा तो लिख रहा है क्या, समान क्षमता की बोतल। ये तीनों का क्षमता क्या है, समान है। तो तीनों का क्षमता समान होना है तो यहां पर जरा जोड़ के देखिए तो 7 और 5 12, 9 और 7 16, 2 और 1 3, तीनों अलग अलग यहां पर दिखाई दे रहा है। तीनों का कैपेसिटी अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा था, समान क्षमता। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको समान कर लीजिए। समान करने के लिए क्या कीजिएगा, सबके वैल्यू का एलसीएम ले लीजिए।
तो यहां पर वैल्यू है जो 7 और 5 12, 9 7 16, ये 12 है, ये आपका 16 है और इधर 3 है। तो ये तीनों का क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। ये तीनों का एलसीएम जो होगा वो हम लोग का आ जाएगा 48, यानी कि सबका कैपेसिटी जो होना चाहिए वो 48 होना चाहिए। सबका कैपेसिटी कितना होना चाहिए, 48 होना चाहिए। अब यहां पर 48 कीजिए, यहां देखिए तो 7 और 5 12, 48 करने के लिए इसको 4 से गुना कीजिएगा। यहां है 9 और 7 16, इसे 48 करने के लिए 3 से गुना करेंगे। यह है 2:1, इसको 48 करने के लिए 16 से गुना कीजिएगा। क्लियर है, तीनों का क्षमता या बराबर हो गया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना है। नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत, सिर्फ दूध का प्रतिशत, तो दूध वाला जो बात कर रहा है उसको बाहर निकालिए। यहां पर दूध दिखाई दे रहा था 5, 5 × 20, प्लस यहां दूध दिखाई दे रहा था 7 × 21, प्लस यहां जो दूध दिखाई दे रहा है 16 दूना 32। दूध मेरा बाहर आ चुका है, दूध को जोड़ दीजिए और टोटल से इसको भाग कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि हम लोग का प्रतिशत कितना होगा। बड़ा वाला जब बोतल में सबको डाल देंगे तो होल प्रतिशत कितना नजर आएगा। इधर हो जाएगा 100, जोड़िएगा तो आएगा 20 और 20 40, 30 50, 40 और 30 70, 70 और 3 73, 73 बटा इधर आ गया 73, 73 बटा 48 और गुना 3 और इधर गुना 100, यानी कि 25 400 और 16 तिया 12 4 48, गुना कीजिएगा तो 25 75 की 5, 25 75 की 5 और 25 7 175 और 75 और 2 आ जाएगा 75 और 7 82, यहां निकल के आ जाएगा कितना 16 तिया 48, 16 तिया आ जाएगा आपका 48, 12 तिया 36, 48 नहीं 12 तिया 36, 12 तिया 36, 36 से इसे भागा दे दीजिएगा। 36 से भागा जब दीजिएगा तो ये निकल के हम लोग का आ जाएगा 36 दूना 72, 36 दूना 72। यहाँ पर मिस्टेक कुछ हुआ है हम लोग से, क्या मिस्टेक हुआ यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिएगा। 30 और 20 50, 50 और 20 70, 70 और 3 73, यहाँ तक सही है। 48 गुना 3 हम लोग का यहाँ पर सही है। परसेंटेज चेंज करना है, एक बार फिर से कैलकुलेशन कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 25 400 और इधर आ जाएगा 12 4 48, 12 4 48 आ जाएगा। तो 25 4 इधर आ गया 100, 12 4 48, तो 25 यहाँ आ जाएगा 25 या 75, 25 आ जाएगा 75, 75 की 5 हाथ में 7 और 25 सते 175, 175 और 7 175 7 182 और इधर निकल के आ गया 12 तिया 36। इसको भाग दीजिएगा तो 36 पचे 180, 180 यानी कि 0 50 और 50 वाला ऑप्शन मेरे पास एक ही गो है, ऑप्शन नंबर 4, और यही आपका आंसर है। क्लियर है ना, ज्यादा इसको छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, बस समान कैपेसिटी बोला है समान कर दीजिए, समान कर दीजिए। समान करने के लिए हम लोग क्या किए हैं कि इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम में 48, सबको 48 बना दीजिए। 48 सब बन चुका है। उसमें क्या बोला गया है, दूध का सिर्फ हमको चाहिए प्रतिशत, दूध निकाल दीजिए। 4 पचे 20, 7 या 21 और 16 दूना 32। यहां से कैलकुलेशन आगे कीजिए, यहां पे आपका आंसर प्राप्त हो चुका है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है मेरी वर्तमान आयु का 3/5 उतना ही है। मेरी वर्तमान आयु का 3/5, मान लीजिए कि मेरा वर्तमान जो है वो x है। मेरा वर्तमान कितना है x। इसका कह रहा है 3/5 जो है वो 3/5 उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाई में से एक के आयु का 5वां छठा है। मेरे चचेरे भाई को भाई मान लीजिए, 5वां छठा है यानी 5/6 और ये दोनों बराबर। अब यहां आगे सॉल्यूशन कर लीजिए। यहां पर क्या कह रहा है, अब
इधर गुना कीजिएगा तो पप्पा चे 25 और छोटी 18, यानी 18x बराबर इधर निकल के आ गया 25y। और जब भी बराबर में मल्टीप्लाई का केस दे रखा हो तो एक दूसरे का अल्टरनेट जो होगा उसका ये वैल्यू हो जाएगा, यानी x जो आएगा x अनुपात y जो आएगा वो आएगा 25 और इधर आ जाएगा 18। रेशियो हम लोग का निकल के बाहर आ चुका है। अब आगे क्या कह रहा है कि मेरी 10 साल पहले आयु उनकी आज के 4 साल बाद आयु होगी। मेरे 10 साल पहले का आयु, सबसे पहला चीज को रेशियो में हमको 10 साल आगे जोड़ना है। रेशियो में कभी भी कोई संख्या जोड़ने का बात आएगा तो डायरेक्ट कभी नहीं जोड़िएगा, क्लियर है ना। ये पिछले बार भी हम बता चुके हैं, डायरेक्ट नहीं जोड़िएगा, उसमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू लेकर ही आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू हम ले लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं के, यहाँ भी के ले लेते हैं। इसमें बोला क्या गया है 25 के में 10 साल पहले के आयु लीजिए, 10 साल पहले का आयु लीजिए, -10 बराबर उसके चचेरे भाई के आयु के 4 साल बाद के आयु लीजिए, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। इसको इधर लेके आइएगा तो आ जाएगा 7 के और बराबर इधर 14, 7 दूना 14। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मेरे आयु क्या है, मेरा आयु क्या है, तो 25 के मतलब 50, और यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है क्या कि एक दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल, एक दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल, दो अंकों की संख्या, तो दो अंकों की संख्या 10x प्लस y, इसके अंकों का गुणनफल मतलब x y का कह रहा है कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए। x y का गुणनफल क्या होना चाहिए 15 होना चाहिए। यदि हम उस संख्या में 18 जोड़ दे, कह रहा है क्या इस संख्या में कितना जोड़ दे 18 जोड़ दे, तो ये जो संख्या होगा वो कह रहा है जिसके अंक आपस में बदल जाएंगे, यानी अदला बदली होगा, अदला बदली होगा, यानी 10y और प्लस x हो जाएगा 18 जोड़ने के बाद। अब कह रहा है उस संख्या का पता लगाइए। इस तरीका का कभी भी क्वेश्चन आए, इस तरीका का कभी भी क्वेश्चन आए, कल भी एक सेट में इस तरीका का क्वेश्चन आया था जिसमें हम लोग सिर्फ नंबर का प्रयोग किए थे, क्लियर है। आज भी वही काम करेंगे कि यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा तो लिखा है क्या दोनों अंकों का योग 15 है, दोनों अंकों का गुणनफल 15 है, योग नहीं गुणनफल, दोनों अंकों का गुणनफल कितना है 15 है। अब ऑप्शन पे जाओ, अब जरा यहां से देखो कि दो अंक का गुणनफल 15 कहां पे आ रहा है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन जो है उसके अंकों का गुणनफल 15 आ रहा है, अदरवाइज कोई भी ऑप्शन के अंकों का गुणनफल 15 नहीं आ रहा है। आपका आंसर निकल के आ गया 1। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ा जाए, नहीं तो फिर ये डिटेल करने जाइएगा तो कर सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं कीजिएगा, सेट आपको कर दिया गया है। यहाँ पर इसको ले लीजिएगा 18 जोड़ के बराबर में इसको कर दीजिएगा, आप सॉल्यूशन कीजिएगा, वहां से कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला कह रहा है क्या कि 1.5 मीटर लंबा लड़का जो है खंभे को देखता है, लड़के के आंखों के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है, खंभे की ओर 7.3 मीटर, समीप जाने पर उन्नयन कोण 45 डिग्री है, जमीन से खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए ध्यान दीजिए, कहना क्या चाह रहा है कि एक लड़का जो है यहां खड़ा है, ठीक है, एक खंभा यहां है, खंभा जो है वो नीचे से ही होगा, लड़का यहां है, लड़का ये खड़ा है तो लड़का का जो आंख होगा वो यहां होगा। तो कहना क्या चाह रहा है कि यहां पर से ये खंभे को देखता है, ठीक है, खंभे को देखता है, यहां पर जो देखने के बाद इसका कोण जो बनता है वो कितना डिग्री का बनता है, तो 30 डिग्री का बनता है। जैसे ये आगे घसकता है, जैसे ही आगे घसकता है यहां पर जो कोण बना देता है वो 45 डिग्री का बनाता है। और घसका कितना है, घसका कितना है, तो 7.3 घसका था, क्लियर है। और यहां पर दिखा रहा है ये हाइट यानी लड़का का जो हाइट है वो 1.5 मीटर का है, ठीक है। आगे बोला जा रहा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी टोटल खंभा यानी यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई ज्ञात करें, क्लियर है ना। चलिए यहां से शुरुआत करते हैं।
हाइट एंड डिस्टेंस का जब भी क्वेश्चन आएगा आप लोग एक्स्ट्रा दिमाग खर्चा नहीं कीजिएगा, सिर्फ tan थीटा का प्रयोग कीजिएगा, सिर्फ tan थीटा का प्रयोग कीजिएगा। यहाँ tan थीटा प्रयोग कीजिएगा तो 30 डिग्री है, यहाँ पर वैल्यू जो आएगा tan थीटा का लंब बटा आधार यानी 1/√3, और यहाँ 45 डिग्री है तो 45 डिग्री का मान होता है 1/1, यहाँ से यहाँ 1, और ये टोटल आपका 3 है। टोटल यहाँ से यहाँ तक के आपका वैल्यू कितना है 3 है। तो ये जो दिखाई दे रहा है ना ये वाला भाग, ये वाला भाग, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आएगा √3 और -1। इसका वैल्यू यहां से लेकर यहां तक के वैल्यू क्या होगा, तो √3 -1, और यहां से यहां तक के वैल्यू आपको दे रखा है कितना 7.3। ये कितना दे रखा है 7.3। तो यहां से 7.3 के डायरेक्ट बराबर कर लीजिए, 7.3 को डायरेक्ट यहां पे बराबर कीजिए 7.3। इतना का वैल्यू इतना, तो हम लोग को क्या है इसका हाइट चाहिए, तो सबसे पहले 1 निकाल लो आप, यानी 1 बराबर कितना आएगा। तो सबसे पहले इसका वैल्यू चेक कीजिएगा, तो यहाँ √3 है 7.3 है, √3 का वैल्यू रख दीजिए, √3 का यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए। √3 का जो वैल्यू आता है वो आएगा 1.73 और -1 बराबर हो जाएगा 7.3। इधर जो वैल्यू आएगा वो निकल के आ जाएगा कितना 0.73 बराबर 7.3, और 1 बराबर हमको चाहिए, 1 बराबर चाहिए। तो यहाँ 0 0 यहाँ से काटिएगा तो यह आ जाएगा 10, यानी 1 यूनिट का मान आ गया 10। यहाँ पर जो वैल्यू आ गया ये 1 यूनिट का कितना वैल्यू आ गया 10 मीटर आ गया, और नीचे जरा देखिएगा तो 1.5 मीटर ये आपको पहले से ही दे रखा है, ये दिखाई दे रहा है ना, यही वाला वैल्यू आपका यहाँ आ गया। यानी टोटल हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 10 में जोड़ दीजिए 1.5 अर्थात 11.5, खंभे का जो ऊंचाई आएगा वो 11.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सिलेंडर का आयतन 770 घन सेंटीमीटर है और इसके आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर, आधार के परिधि 22 सेंटीमीटर, सिलेंडर के वक्र सतह का क्षेत्रफल। सिलेंडर का वक्र सतह का क्षेत्रफल जो है, यानी सिलेंडर मतलब होता है बेलन, और बेलन का जो वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr(h). ये किसका है, बेलन का, ये है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी हम लोग को यही चाहिए। यहां पर जो आपका दिया हुआ है सिलेंडर का आयतन, सिलेंडर का आयतन मतलब ये है कि πr²h, और नीचे जो है वो आधार। सिलेंडर का जब भी आधार बनेगा, सिलेंडर आप लोग का बनता कैसे है, तो वो इस तरीका का सिलेंडर होगा, क्लियर है ना, इस तरीका का सिलेंडर होगा, और इससे आगे इस तरीका का बना हुआ रहता है। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये आपका क्या है, एक सर्कल है। नीचे का आधार कैसा है, सर्कल है, तो नीचे का आधार सर्कल है, तो आधार का परिधि दिया हुआ है कितना 22, तो आधार का परिधि जो होता है वो क्या होगा 2πr। तो 2πr यहां पर दिया हुआ है 770 और इधर दिया हुआ है 22। अब जो कट रहा है उसको काट कूट के हटा दीजिए, बाकी जो बचेगा उसको बाद में देखेंगे हम लोग। यहां से हमको लाना क्या है 2πr(h) लाना है, 2πr(h) लाना है। चलिए यहाँ जो कटता है उसको काट के हटाइए, ये से ये कैंसिल, 1r से 1r इधर कैंसिल, 2 से इधर काट दीजिए 11, 11 7 77, यानी कि 70 आ गया। RH आपको आ चुका है कितना 70, और हमको चाहिए क्या 2πr(h), 2πr(h), तो 2πr(h) यहाँ पुट कीजिए, 2 का 2 रहने दीजिए, पाई का वैल्यू 22/7, और RH जो है आपका दे रखा है कितना 70, यानी कि 7 दहों का 70, 22 दूना 44, 440 आपका वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर जो आ गया वो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर आपका कितना आ गया 1। कोई दिक्कत, ज्यादा इस क्वेश्चन को छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, आसान तरीका हम बता दिए हैं कि ऊपर में आप लोग क्या कीजिएगा
बेलन का जो है आयतन ले लीजिए और नीचे आधार का परिधि मतलब वृत्त का परिधि जो है, और उसको बटा में लेकर यहां से सिर्फ RH निकालिए और डायरेक्ट ये पुट कर दीजिए 2πRH पर। यह आंसर आपके सामने आ जाएगा। ज्यादा छेड़छाड़ करने का इस क्वेश्चन को जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये आपका है ट्रिग्नोमेट्री। क्या है दिए हुए? कॉट पे पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इधर दिया हुआ है 3, और यहां से बोला गया है क्या चीज? कॉसेक पे पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले इसको चेंज कीजिए, उसके बाद ही कुछ समझ में आएगा। यहां पर पावर 4 है, पावर 2 है, पहले पावर 2 को बाहर आप निकाल लो। कॉट स्क्वायर थीटा इंटू में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 1 बराबर 3। देखिए तो ये एक फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका निकल के आ गया 3। क्लियर है? अब वहां पे आइएगा, यानी क्वेश्चन पे आइए कि क्या कह रहा है। यहां भी देखिएगा पावर 4 है और यहां पावर 2 है। पावर 2 का बाहर निकालो तो यह आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस नहीं माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का जो वैल्यू होता है वो होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और इधर आपको दे रखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, इसी का वैल्यू चाहिए। और इधर देखिए तो हम लोग को कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना आया है? 3 आ चुका है ना। और यही सेम मल्टीप्लाई में यहां दिखाई दे रहा है, तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। और यही हम लोग का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत? चलिए आज का जो है आप लोग का क्वेश्चन समाप्त हो गया। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग का सेशन कैसा लगा है वो जरा बता दीजिएगा। क्लियर है ना? और आगे का पढ़ाई आप लोग जारी रखिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।